हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जे विथ अस। इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री से कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। फटाफट से इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। माय डियर, क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के? तो देखिए, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के। कुछ बेनिफिट्स ये हैं आपके सामने। पहला है डेली लाइफ क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करता है, और डायरेक्ट कनेक्ट में हम आपके साथ लाइव क्लासेस से कनेक्ट होते हैं। लाइव क्लासेस में आपके मन में जो भी जैसा भी डाउट हो, आप बिंदास होकर पूछ सकते हो। ठीक है। हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के दौरान हम लोग पोलिंग करवाते हैं। पोलिंग से देखो फ़ायदा क्या होता है, तो पोलिंग से देखो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने उस सवाल को गलत किया है और कितने बच्चों ने सवाल को सही किया है। नेक्स्ट, हमको दूसरा फ़ायदा होता है कि जिन्होंने सही किया है उन्होंने कितने सेकंड्स में उस क्वेश्चन को फिनिश किया है, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा रोल है एग्ज़ाम में। ठीक है। नेक्स्ट इज़ लाइव टेस्ट एंड क्विज़। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं बचे, पढ़ने के साथ आपको अपना एनालिसिस भी करना ज़रूरी है कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, कितना भी आपको और हार्डवर्क की ज़रूरत है, क्या आपका डायरेक्शन सही है, क्या आपका डायरेक्शन गलत है। इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा मॉक टेस्ट और क्विज़ेस देनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। तो जब आप हमसे कनेक्ट होंगे तो आपको इन सब चीज़ को देने का मौका मिलेगा। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस का जजमेंट ले सकते हो कि आपको अभी और कितना हार्डवर्क करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ माय डियर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। हमारा जितना भी प्लान है, जिस भी सब्जेक्ट का प्लान है, वो सारा एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। इट मीन्स सबसे पहले आपकी, जैसे मान लेते हैं आपकी क्लासेस हो रही हैं, क्लासेस के बाद आपको डीपीपी मिलती है, डीपीपी के बाद आप डीपीपी को सॉल्व करते हो, फिर उस डीपीपी के डिस्कशंस होते हैं, फिर नेक्स्ट सीरीज़ मिलती है, एंड सो ऑन चलने के बाद फिर आपका रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होता है। तो एक कंप्लीट पैटर्न है कि आप कैसे पढ़ो और हम आपको कैसे गाइड करें, सो दैट हम और आप मिल के आपके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट इज़ माय डियर अनलिमिटेड एक्सेस। इसका क्या फ़ायदा है? इन केस अगर आपसे हमारी लाइव क्लास छूट जाती है तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो, या कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे एक ही टॉपिक को 2-3 बार और पढ़ना है, तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास में उसको ईजिली पढ़ सकते हो। एन नंबर ऑफ़ टाइम्स आप स्टडी कर सकते हो, एन नंबर ऑफ़ फैकल्टीज के साथ स्टडी कर सकते हो अपने कंफर्ट जोन में रह के। ठीक है। हमसे जुड़ने के लिए हमारी बहुत ही इकोनॉमिकल फ़ीस है। अब मैं इसको इकोनॉमिकल क्यों बोलता हूँ माय डियर? तो देखो, इंडिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो करीबन करीबन नहीं तो नहीं साल का 1.5 से 1.25 लाख के लेके जाएंगे। वहीं पे अगर आप हमसे कनेक्ट होते हैं तो 12 मंथ का हम आपसे ओनली एंड ओनली 30K लेते हैं, दैट इज़ 30,000 लेते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट आपको मेरे कोड पे मिलेगा। आप मेरा कोड टाइप करिए, मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को आप जैसे डालेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और वो हो जाएगा 27K का। ठीक है। ओके। इसके अलावा बच्चे, अगर आपके पास थोड़ा और समय है, आपको लगता है कि आप 2 साल के स्टूडेंट हो, आप 11th में हो, या आपका ड्रॉप करने का प्लान है, तो आप 12 मंथ की जगह बेटा 24 मंथ वाला प्लान ज़रूर लीजिए। 24 मंथ इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख सकते हो गैप ओनली ऑलमोस्ट सिर्फ 5K का है, दैट मीन्स 5,000 का गैप है, लेकिन आप हमसे 12 मंथ की जगह 24 मंथ कनेक्ट होते हो। सोचिए, 2 साल का कनेक्शन हमारा और आपका पक्का एग्ज़ाम को हेल्प निकालने में मदद करेगा आपकी। ठीक है। इसमें भी अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपको अमाउंट एक साथ नहीं पे करना है, तो आप हमारी EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप हमारी 6 मंथ की, 12 मंथ की एंड 24 मंथ की EMI है, इसकी EMI दे के आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं EMI के बेसिस पे देखूं तो जो पर मंथ की EMI आ रही है वो लगभग आ रही है 1350। अब आप सोचो कि 1350 में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, दैट इज़ PCM, और n नंबर ऑफ़ फैकल्टीज़।
जितने फैकल्टीज से आपको पढ़ना है आप पढ़ते चले जाइए। किसी फैकल्टी का कुछ अच्छा, किसी फैकल्टी का कुछ अच्छा, आपके ऊपर है, आपको जो फैकल्टी अच्छे लगते हैं आप उसको एंजॉय करिए। ठीक है, तो फटाफट प्लान के लिए सोचिए और फटाफट इस प्लान को लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, इसका नाम रखा है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। हर एक चैप्टर में से मैं सिर्फ और सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मतलब वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। इसी सीरीज़ के दौरान मैंने बहुत कुछ ख़त्म किया है। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उस सीरीज़ के दौरान मैं शुरू कर रहा हूँ आज जो है वो है मेरा जीओसी का पार्ट 6। अब पार्ट 6 शुरू कर रहा हूँ, इसका मतलब पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 मैं ख़त्म कर चुका हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 नहीं देखी है, प्लीज़ आप उस पार्ट को ज़रूर देखो, तभी आपको पार्ट 6 को एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, आज इस पार्ट 6 में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है बच्चा एसिडिक स्ट्रेंथ एंड द बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे लगभग एक क्वेश्चन तो गारंटी है कि जीओसी से पूछा ही जाता है। आइदर वो एसिडिक से पूछेगा और आइदर आप बेसिक से पूछेगा। आप एग्ज़ाम का एनालिसिस उठा लीजिए, आप जीओसी का एनालिसिस उठा लीजिए, आप देखेंगे कि पक्का एक क्वेश्चन एसिडिक या बेसिक पे होता ही है। इसलिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हैव पेशेंस, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ को। प्लीज़ पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा और जो भी आपको लिखते जाना है आप लिखते जाइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला जो टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ, इस टॉपिक का नाम है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आइए इन वर्ड्स में खेलते हैं। पहले तो एसिडिक वर्ड कहाँ से आया होगा बेटा? एसिडिक वर्ड आया है एसिड से। ठीक है, आप बचपन से एसिड्स के बारे में सुनते आ रहे हो, क्लास 8 से सुनते आ रहे होगे कि एसिड्स क्या होता है। तो बचपन में पढ़ा देते थे जो खट्टा होता है वो एसिड होता है। ठीक है, नींबू वीबू का एग्जाम्पल दिया करते थे। बट ठीक है, अब आप बड़े हो चुके हो, आपको डेफिनेशंस में थोड़ा चेंजेस मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया एसिडिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, जैसे कि एक हमारे साइंटिस्ट थे आर्हेनियस। आर्हेनियस ने ये कहा कि अगर मैं एसिड के बारे में डिफाइन करूं तो उन्होंने कहा कि एसिड्स वो होते हैं जो कि पानी में जाने के बाद अपने H+ आयन को लूज़ करते हैं। अब भाई ये क्या चीज़ है? जैसे उन्होंने कहा कि HCl एक एसिड है, नो डाउट, लेकिन जब वो वाटर में जाएगा तो वो अपने H+ आयन लूज़ करेगा। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर H+ आयन को लूज़ करने की टेंडेंसी हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में आप लूज़ कराओगे तभी आपका वो एसिड माना जाएगा। ऐसा कहना आर्हेनियस का था। ठीक है, इसलिए इस कंसेप्ट को नाम दिया गया आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बट चूंकि साइंस है, इसका डेवलपमेंट होता रहता है। इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा हद तक ठीक नहीं हो पाई, क्योंकि साइंटिस्टों ने क्या क्या कहा कि क्या ज़रूरी है कि हम पानी में ही एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करें, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए उन्होंने एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कहा या एसिड्स के बारे में कहा। इस साइंटिस्ट का नाम बता दूं, इनको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरे कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरे कंसेप्ट। अब इन भाई साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आपको पानी वानी की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली एसिड को आप ऐसे डिफाइन करिए, द स्पीशीज़ विच हैव टेंडेंसी टू लूज द H+ आयन। ठीक है, ऐसी स्पीशीज़ जो H+ आयन को लूज़ कर सकती है वो आपकी क्या हो जाएगी? एसिड हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि HCl एक एसिड है, मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, तो ये एक टर्म नंबर ऑफ H+ आयन को लूज़ करने से आया। ठीक है, इन्होंने पहली बात तो ये बोली। दूसरी बात, उन्होंने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट दिया। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कंसेप्ट उन्होंने दिया। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है? तो देखिए, ये कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि हर एक एसिड जब भी अपना H+ आयन लूज़ करता है तो लूज़ करने के बाद जो उसकी शक्ल आती है वो उसकी कॉन्जुगेट बेस की होती है। क्या बोला? हर एक एसिड जब भी कभी भी
H प्लस आयन को लूज़ करता है तो लूज़ करने के बाद जो उसकी शक्ल होती है उसकी कॉन्जुगेट बेस जैसी होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि HCl एक एसिड है, तो HCl जब अपना H प्लस आयन लूज़ करेगा तो लूज़ करने के बाद क्या बनेगा, Cl माइनस और H प्लस बनेगा। तो इस एसिड का ये जो Cl माइनस है ये क्या है बेटा, कॉन्जुगेट बेस है। तो हर एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। उसी तरह इमेजिन करिएगा कि एक एसिड और है मेरे पास NH2 माइनस, और मैंने इसका H प्लस आयन और लूज़ कराया तो ये बन गया NH2 माइनस प्लस H प्लस बाहर निकला। तो इस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो कुछ ये हो जाएगा। तो हर एक एसिड का अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है और इस कंसेप्ट को बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का फ़ायदा उठाएंगे हम और इसी कंसेप्ट से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्लियर कट है मेरी बात। तो हर एक एसिड का अपना एक कॉन्जुगेट बेस होगा जब वो एसिड अपना H प्लस आयन लूज करेगा। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हुआ क्या, असल में रियलिटी फैक्ट ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को एक कंपैरिजन वर्ड है। मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं मोटा हूँ, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? मैंने कहा कि मैं मोटा हूँ, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो आंसर इस बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इस ट्रू इसलिए नहीं है कि हो सकता था किसी x के रिस्पेक्ट में मैं ज़्यादा मोटा हूँ और x के रिस्पेक्ट में मैं पतला हूँ y के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज वर्ड इज़ अ कंपैरिजन टर्म। जब भी आप बोलते हो कि यार ये मोटा है या ये पतला है तो इसका मतलब किसी स्टैंडर्ड से आप कंपेयर करते हो। ठीक है, एसिड्स को भी हमेशा कंपैरिजन वर्ड किया जाता है। इफ़ आई एम सेइंग कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। सर सवाल होता है सर किसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गर एसिड है? देखो, अगर इसको मैं HCl से कंपेयर करूंगा तो यस स्ट्रॉन्गर एसिड है, लेकिन अगर मैं इसको HSBF5 से कंपेयर करूंगा, ठीक है, तो ये उतना स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है। HSBF6 नाम है इसका, ये उतना स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है। अब मैंने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, किसके रिस्पेक्ट में? तो बेटा HCl के रिस्पेक्ट में। बट यही H2SO4 एक वीक एसिड है, किसके रिस्पेक्ट में? HSBF6 के रिस्पेक्ट में। तो क्या कह रहा हूँ मैं आपसे हमेशा बात कर रहा हूँ कंपैरिजन टर्म की। अब इस कंपैरिजन की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसेप्ट। रियलिटी फैक्ट ये है कि इक्विलिब्रियम कंसेप्ट दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ कंसेप्ट ही राइट तरीका है एसिडिक स्ट्रेंथ को जज करने का। आपने थोड़ी आयनिक पढ़ी होगी और आपने आयनिक में Ka का नाम सुना होगा। ठीक है, इसको एसिडिक कांस्टेंट बुलाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप कैसे पढ़ते थे भाई, मान लीजिए आपके पास कोई एक एसिड है HX, ठीक है, और आप इसको ब्रेक कर रहे हो, तो ये ब्रेक हो रहा है H प्लस प्लस X माइनस में। तो आप एक वर्ड यूज़ किया करते थे Ka, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज H प्लस इंटू X माइनस अपॉन HX। तो ये हमारा क्या कहलाता था? Ka कहलाता था। और एक टर्म आपने और भी पढ़ा होगा, दैट इज इसको बोलते हैं pKa, और pKa इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka होता है। इनके बीच में एक इंटर रिलेशन होता है। और सही तरीका मैं आपको बताऊं तो pKa और Ka इज़ द राइट वे टू कैलकुलेट और टू चेक द एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी की आपको एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी हो तो आप उसका pKa और Ka चेक करिए, तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। पता कुछ ऐसे चलेगा, हायर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होगी। क्या बोला मैंने? जितना ज़्यादा Ka होगा उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। सेम एज हायर द वैल्यू ऑफ pKa वीकर इज द एसिड। असल में आप Ka और pKa से उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को जज करते हो। जितना ज़्यादा Ka होगा वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितना ज़्यादा pKa होगा वो उतना वीक एसिड होगा। ठीक है, मैं कुछ Ka और pKa का एग्जाम्पल ले लेता हूँ वैल्यूज़ का, और आपको कंपेयर करना सिखाता हूँ कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। जैसे कि पानी का जो pKa वैल्यू आती है वो लगभग 15.7 आती है। ठीक है, जबकि अगर मैं मिथेनॉल की pKa की वैल्यू की बात करूं तो वो 15.5 आती है। देखो नियरली कितना सेम है, पास है। वहीं पे अगर मैं इथेनॉल की बात करता हूं तो इथेनॉल की pKa कितनी आती है बेटा? 16 आती है।
अब आप ये देख सकते हो किसकी ज़्यादा पीके है, तो आंसर इज इथेनॉल की। किसकी इन तीनों में से कम पीके है, तो मिथेनॉल की। देखो ये कंपैरिजन टर्म है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे कंक्लूजन निकलेगा कि वाटर जो है वो स्लाइटली सा स्ट्रॉन्गर एसिड है किसके कंपेयर में, इथेनॉल के कंपेयर में, लेकिन वीक एसिड है किसके कंपेयर में, तो आंसर इज मिथेनॉल के टर्म्स में। तो अगर मैं एस्ट्रिक्सन में अरेंज करूं तो ये मेरा मिथेनॉल, फिर मेरा वाटर और फिर मेरा इथेनॉल। ठीक है, और भी मेरे पास डाटाज हैं, बहुत सारे डाटाज रखता हूँ। ठीक है, उस तरह जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया H2SO4 का, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। H2SO4 का जो पीके वैल्यू आती है बेटा वो -10 आती है। वहीं पे अगर मैं HCl की बात करूँ तो वो लगभग -6.5 या कुछ लोग 6 भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, वहीं अगर आपके पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HbF6, इसकी पीके वैल्यू है -12। अब आपसे मैं पूछूं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन इन तीनों में, तो आप सीधे सीधे आंसर दोगे सर HSbF6, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की कैटेगरी में डाल दोगे। तो अल्टीमेटली कहने का सवाल क्या है, सवाल ये है कि क्या आप सभी की पीके वैल्यू को याद करोगे। इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न द पीके वैल्यू। 2-4 पीके वैल्यू तो सब लोग याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो इन्फानाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जब इन्फानाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं तो पीके वैल्यू सबकी याद नहीं की जा सकती है। इसलिए अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है तो पीके वैल्यू चेक जरूर करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि कैसे अपन लोग एस्ट्रिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करें। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कंपैरिजन टर्म है, इसलिए इस वर्ड को एकदम बहुत ज़्यादा पकड़ लीजिएगा, कंपैरिजन वर्ड को। ठीक है, कभी भी कोई बोलता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आंसर है किसके रिस्पेक्ट में बोलता है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ रूल सिखा रहा हूँ कि कैसे अपन को एस्ट्रिक स्ट्रेंथ को देखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे वेरियस फैक्टर आते हैं एस्ट्रिक स्ट्रेंथ को देखने के लिए। उन वेरियस फैक्टर से हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे कि इस फैक्टर से हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इस फैक्टर से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि पीके वैल्यू आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हेडिंग डालना है आपने फैक्टर्स विच डिसाइड्स एसिडिक स्ट्रेंथ। वो फैक्टर्स जो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं, तो उनमें से सबसे पहला फैक्टर आता है, उस फैक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। एक सेकंड होल्ड करिएगा। उस फैक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। ये हमारा पहला फैक्टर है। ठीक है, देखिए तरीका क्या है कि एक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड तब माना जाता है जब उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। मैं लाइन लिख रहा हूं, मोर स्टेबल द कॉन्जुगेट बेस, द कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर इज द रिस्पेक्टिव एसिड। एक ही सबसे सही तरीका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टाइम चेक करना कि जिसका कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रिस्पेक्टिव एसिड उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। समझते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेके समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास मान लीजिए ये अल्काइन है, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ पहले मैं, ये मेरे पास कुछ अल्कीन है और ये मेरे पास अल्कीन है। ठीक है, एक को मैं HA बोल देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक H यहाँ लगा देता हूँ, और इसको मैं HB बोल देता हूँ, और इसको मैं HC बोल देता हूँ। मुझे कहेगा कि इनको इनके एसिडिक स्ट्रेंथ में जज करो। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूँगा, मैं इनके H+ आयन निकाल दूंगा सबके। जब आप इसके H+ आयन निकालोगे तो क्या आएगा, C-। इसका H+ आयन निकालोगे
तो आएगा CH माइनस, और इसका H प्लस आयन निकालोगे तो ये आएगा CH2 माइनस। अब सवाल उठता है कि ये सारे एसिड्स हैं और ये सारे एसिड्स की कॉन्जुगेट बेसिस हैं। अब सवाल ये है कि अगर मैं ये पता कर लूँ कि इन तीनों कॉन्जुगेट बेस में सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस किसका है, तो उसी का एसिड रिस्पेक्टिव स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाएगा। मान लो कि बात को, भाई मैं H प्लस आयन को लूज करने के बाद अगर मुझे दर्द नहीं है तो ही तो मैं स्टेबल हूँ। भाई बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी के साथ मेले में गया और वो वहाँ जाके खो गया, तो उस टाइम तुम उसको टॉफ़ी दिला दो, चॉकलेट दिला दो, खिलौने दिला दो, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको मम्मी चाहिए। रीज़न बिहाइंड कि वो मम्मी से अलग होके अनकंफर्टेबल हो रहा है। लूज तो हो गया लेकिन वो अनकंफर्टेबल हो रहा है। अब वो वापस बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ जाएगा, वो चाहेगा नहीं मुझे मेरी मम्मी चाहिए। इसको बोलते हैं अनस्टेबिलिटी वाली फीलिंग। लेकिन यही कोई बड़ा बच्चा है और वो मेले में मम्मी के साथ गया और मान लो किसी रीज़न से खो गया, तो उतना घबराएगा नहीं। वो जानता है मम्मी भी घर पहुंच जाएंगी और थोड़ी देर में मैं भी घर पहुंच जाऊंगा। तो अल्टीमेटली कहने का क्या सेंस है कि जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको वापस H प्लस आयन को खाने की भूख नहीं होगी। मैंने कहा कि भाई क्या तुम वापस H प्लस खाओगे, या मैंने इससे पूछा क्या तुम वापस H प्लस खाओगे, तो वापस H प्लस खा के कहाँ जाएंगे, कि रिवर्सिबल की तरफ जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि कौन H प्लस दोबारा खाए, तो खाएगा वो जो कि अनस्टेबल होगा। तो इनडायरेक्टली वे में यही चेक कर लो कि किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक बहुत छोटा सा फैक्टर लिया है, इसको मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर बोला है। आपको यहाँ पे एक बात पता है कि यार ये Sp है, ये Sp2 है और ये Sp3 है। केमिकल बॉन्डिंग से ही बात पढ़ते आ रहे हो कि जिसके अंदर S करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। अब हिंदी में समझो, हिंदी में ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, तो इसकी हिंदी होती है मेरे अंदर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की पावर ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? मैंने कहा कि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की पावर ज़्यादा है, मुझे H प्लस वापस इतनी तलब से नहीं चाहिए। जबकि अगर मैं Sp3 में देखते हो तो बेटा यहाँ पे S करेक्टर ओनली एंड ओनली 33% है, जबकि यहाँ पे जो S करेक्टर है आपको पता है करीबन 50% S करेक्टर है। तो जिसमें S करेक्टर ज़्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस उतना स्टेबल है। तो अगर कॉन्जुगेट बेस बेटा स्टेबल होगा तो बट ऑब्वियस है कि रिस्पेक्टिव एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन के साथ हम आंसर देते हैं। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन, जिसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो आंसर है सर इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल आ रहा है, मतलब HA सबसे ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद बेटा HB है और उसके बाद HC है। तो आप देख पा रहे हो कि आपने क्या किया, आपने क्या pKb वैल्यू याद की, क्या आपने pKa वैल्यू याद की, ऐसा कुछ भी याद नहीं किया, क्योंकि आप याद नहीं कर पाओगे सबके pKb वैल्यू, थक जाओगे याद करते करते। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कंसेप्ट से चलो, कंसेप्ट का फ़ायदा उठाओ कि हर एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल उसका रिस्पेक्टिव एसिड उतना स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, ओके, क्लियर कट मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं एक और अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ और अगले टॉपिक्स पे आता हूँ। ठीक है, तो ये था बेसिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे जज किया जाए। ठीक है, अब एक चीज़ आती है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। एक टर्म होता है मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको मैं कोडिंग सिखा रहा हूँ और आपकी कोडिंग बहुत काम की चीज़ है। बचपन से आप सिर्फ यही पढ़ के आए हो कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में पढ़ के आए हो, तो अल्काइन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर अल्कीन, फिर अल्केन। लेकिन मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा कुछ अलग कहती है। वो ये बोलती है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव
ऑक्सीजन का sp2 होता है, उसके बाद नाइट्रोजन का sp होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का sp3 होता है, फिर नाइट्रोजन का sp2 होता है, फिर बेटा कार्बन का sp होता है, फिर नाइट्रोजन का बेटा sp3 होता है, उसके बाद कार्बन का sp2 होता है और लास्ट में कार्बन का sp3 होता है। अगर ये बात आप याद कर लोगे तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा कैसे उठाना है? इसकी हिंदी ये है कि ऑक्सीजन का sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब अगर ऑक्सीजन के sp2 से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो निकालने के बाद उसे उतना दर्द नहीं होगा, या यूँ कहूँ कि उसका कॉन्जुगेट बेस उतना स्टेबल होगा। अभी मैंने बताया था कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है, कॉन्जुगेट बेस उतना स्टेबल होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव की जगह अब एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उतना एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो अगर आपके दिमाग में ये चला गया तो समझ लो सटासट सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जस्ट एजम्पशन ले रहा हूँ, एक कंडीशन सिचुएशन एजम्पशन ले रहा हूँ। मैं वैलेंसी पूरी नहीं कर रहा हूँ, कर लीजिएगा। और ले लो। इसको थोड़ा और ले लेते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मेरे पास सिचुएशन है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। किसी एक को HA बुला लेता हूँ, इसको लेट सपोज को HB बुला ले रहा हूँ, इसको HC बुला ले रहा हूँ, इसको D बुला ले रहा हूँ और इसको E बुला ले रहा हूँ। अब सवाल मुझसे बोलता है कि इनके पास एक बेस है, हमारे पास एक बेस है, लेट सपोज करना कोई OH माइनस है। ये बेस सबसे पहले किसको खाएगा? क्या बोला मैंने? ये बेस सबसे पहले किसको खाएगा, या इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, या डिक्रीजिंग ऑर्डर के एस्ट्रिक्शन में अरेंज करो, कुछ भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना, आपको वही पीछे वाली कोडिंग लगानी है। तो देख सकते हो अगर मैं इसके H+ आयन को लूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसके H+ आयन को लूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसके H+ आयन को लूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे नेगेटिव, और इसको लूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ, और इसको लूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ। अब मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है कि ये ऑक्सीजन का sp2 है विथ रेजोनेंस। अगर आपने मेरे से रेजोनेंस पढ़ा है तो बहुत बढ़िया। और ये भी ऑक्सीजन का क्या है बेटा, sp3 है। ठीक है, ओके। जबकि ये कार्बन का क्या है बेटा, sp है, ये नाइट्रोजन का क्या है, sp3 है। ठीक है ना, और ये कार्बन का बेटा क्या है, sp2 है। अब इसका फ़ायदा उठाइए और क्वेश्चन को ख़त्म करिए। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, दैट इज़ HA, नो डाउट। उसके बाद ऑक्सीजन के sp2 के बाद रूल कहता है कि नाइट्रोजन का sp हो। क्वेश्चन में है क्या ना, आंसर इज नहीं है। उसके बाद कहता है ऑक्सीजन का sp3 होना चाहिए। हमने कहा ठीक है चलो, तो इसका मतलब HC ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट। उसी तरह अगर आप अगला देखते हैं तो नाइट्रोजन का sp2 है क्या, शायद कहीं नहीं है। चलिए कार्बन का sp है, हाँ है, तो कार्बन का sp आप देख सकते हो HB वाले में है। उसके बाद नाइट्रोजन का क्या sp3 है, तो हाँ ये हो गया HD, और लास्ट में आ गया HE। तो आप ये देख सकते हैं कि चुटकियों के सेकंड्स में आपने ये चेक कर लिया कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में इसमें से आते हैं, पूछता है एग्ज़ाम्स में कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, फलाना। ठीक है,
तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि कैसे मैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकता हूँ। ठीक है, ओके, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इन सब बातों को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल और देख सकता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एग्जाम में 4 मेंबर दे दिया सॉरी, एक HF दे दिया, एक उसने लेट सपोज कर लो उसने अमोनिया दे दिया, एक लेट सपोज करो उसने वाटर दे दिया, और एक लेट सपोज करो मिथेन दे दिया। मान लेते हैं इसको A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, और आपसे बोल रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो क्या करोगे, वही काम करना है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो भैया इसका H+ आयन आप लूज़ कराओगे तो आपको F- आएगा, इसका कराओगे तो आपको NH2- आएगा, इसका कराओगे तो बेटा OH- आएगा, इसका कराओगे तो CH3 आएगा। पुरानी पीछे वाली कोडिंग लगाओ, ठीक है। बीइंग फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, इसलिए नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की पावर सबसे ज़्यादा, मतलब ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कह सकते हो, है ना। उसके बाद OH- का कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद किसका होगा, NH2- का होगा, और ये CH3- का होगा। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर मैं अरेंज करूँ तो HF आएगा, फिर आपका पानी आएगा, फिर आपका अमोनिया आएगा, और फिर आपका मीथेन आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे इनको अरेंज किया। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, उसका कंजुगेट बेस उतना स्टेबल था, और जितना स्टेबल कॉन्जुगेट पे होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। ओके, तो आई होप आपको मेरी ये सब छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होंगी, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की तरफ। नेक्स्ट आएगा साइज फैक्टर। ठीक है, साइज फैक्टर को एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं यार मेरे पास कोई एक मॉलिक्यूल है HF, एक है HCl, एक है HBr, और एक है HI। HBr और एक है HI। इन एसिड्स का कॉन्जुगेट बेस निकाल, आपसे पूछ रहा है कि इनको एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। तो मैं कुछ नहीं सोचता, H+ आयन लूज़ कराता हूँ, कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करता हूँ। तो HF का क्या आ जाएगा बेटा, F-, HCl का क्या आएगा, Cl-, इसका आएगा Br-, और इसका आएगा I-। आएगा कि नहीं आएगा, सुंदर सी राइटिंग है मेरी। ठीक है, F-, Cl-, Br- और I-। अब आपसे सवाल करेगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ को अरेंज करिए, तो आपको क्या पता है, आइए देखें। आपको अच्छी तरह पता है कि जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे तो साइज बेटा आपकी इंक्रीज करेगी। मतलब I- की जो साइज़ है वो सबसे बड़ी है, और F- की साइज़ सबसे छोटी है। अब दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। इम्पॉर्टेंट ये है कि नेगेटिव चार्ज को कौन अपने पास होल्ड कर पाएगा, यही तो इम्पोर्टेंस है ना। नेगेटिव चार्ज को अपने पास होल्ड कौन कर पाएगा। तो देखो यार, I- की साइज़ थोड़ी बड़ी है, उसका बड़ा बड़ा घर है, तो नेगेटिव चार्ज उसके अंदर ज़्यादा ईजिली होल्ड किए जा सकते हैं। नहीं, जबकि वहीं पे फ्लोरीन छोटू सा है, खुद के लोन पर तो झेले नहीं जा रहे हैं, और एक नेगेटिव चार्ज को भाई साहब लेके और बैठ गया है। तो छोटा सा घर, वहाँ पे भर भर के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। जबकि I- का बड़ा सा घर, बड़ी सी साइज़, तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की पावर ज़्यादा है। तो इसलिए अगर मैं कॉन्जुगेट बेस की बात करूं तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये है, मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस इनके रिस्पेक्ट में। तो आपके सामने आपका आंसर है, जबकि ये हमारा वीक स्टेबल हो जाएगा, इसलिए वापस भगेगा कि भैया नहीं, मुझे तो अपना H+ वापस लाओ। और फाइनली एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर का आंसर आएगा मैं यही लिख दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा एसिडिक HI, देन HBr, देन HCl, एंड देन HF। ठीक है, ओके। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, उसका रिस्पेक्टिव एसिड उतना स्ट्रॉन्गर एसिड, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है,
बस आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहा हूँ कैसे कैसे चेक करते हैं, ठीक है। लेट्स आगे बढ़ते हैं। अगला आएगा थर्ड फैक्टर। इस फैक्टर को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के बेसिस पे अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ को जज करने पे आ जाऊँ कि कौन ज़्यादा एसिडिक है या कौन कम एसिडिक है, तो आप निकाल सकते हो। तो आओ देखते हैं। जस्ट इमेजिन करना कि मैंने एक सिचुएशन ले ली। एक NO2 ले लिया और लेट सपोज करना मैंने एक OCH3 ले लिया। आप सभी लोग जानते हैं, इतनी नॉलेज रखते हैं कि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि OCH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, मान लेंगे इस बात को। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हमको क्या देखना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। क्या करोगे, इनका H+ आयन लूज़ करा दो। लूज़ कराओगे तो बेटा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। इसको लूज़ कराओगे तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल फिर से वही कॉन्जुगेट बेस की क्या देखनी है आपने, स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। अब जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, उसका रिस्पेक्टिव एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड। बेटा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है। अब आप बोलोगे सर अच्छी बात क्यों नहीं है, तो देखो यार, इस कायनात में हर एक स्पीशीज़ अपने आप को स्टेबल करनी चाहती है या अपने आप को न्यूट्रल की तरफ ले जाना चाहती है। एक आयनिक स्पीशीज़ और एक न्यूट्रल स्पीशीज़ में अगर कोई मुझसे पूछे तो न्यूट्रल स्पीशीज़ ज़्यादा स्टेबल होते हैं आयनिक से। तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो लूज़ करना चाहता है, और वो नेगेटिव चार्ज जो है चाहता नहीं है कि मेरे पे नेगेटिव चार्ज हो, तो वो रेजोनेंस की हेल्प से एक तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और दूसरा यहाँ पे NO2 लगा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के खींचेगा, अपने पास बुलाएगा, जिससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। और अगर बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने लगेगी तो उसके कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी। क्या बोला, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात नहीं थी, आपने उसके नेगेटिव चार्ज को खींच लिया, या NO2 ने उसके नेगेटिव चार्ज को खींच लिया। इस खींचने की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ कर गई, और जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ की तो उसका कंजुगेट बेस स्टेबल हुआ। या यूँ कहूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो Ka को इंक्रीज़ करते हैं, या यूँ कहूँ एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं OCH3 की बात कर रहा हूँ तो ये बेटा आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और डोनेटिंग ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। वो बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन OCH3 बोलेगा नहीं भैया मेरा तो काम है देना, मैं दूंगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो OCH3 इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ने लग जाएगी तो उसका कॉन्जुगेट बेस और अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो गया तो उसका रिस्पेक्टिव एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं माना जाएगा। तो अल्टीमेटली एक सिंपल सी लाइन में मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में, अभी इसके और डेप्थ मिलेंगे, अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी ऊपर हम दिखा रहे हैं कि कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पे और डोनेटिंग पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बढ़ सकता हूँ आगे, ठीक। नेक्स्ट आएगा द फोर्थ फैक्टर इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट फैक्टर। इस इफेक्ट को भी हम एक बार पढ़ चुके हैं अपने GOC के कुछ पार्ट्स में, वहाँ पे अगर इंडक्टिव इफेक्ट किसी को देखना है तो वहाँ जाके देख सकता है। अभी मैं सिर्फ उसके इफेक्ट फैक्टर को पढ़ाऊँगा, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ाने वाला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सिचुएशन ले लेते हैं,
कि यहाँ पे मेरे पास F है और यहाँ पे मेरे पास COH है, जबकि इसी स्थिति में यहाँ पे मेरे पास NO2 है और यहाँ पे मेरे पास COH है। इसको मैं A मान ले रहा हूँ, इसको मैं B मान ले रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बात पता है कि माइनस आई इफेक्ट में NO2 की जो पावर है वो F की पावर से ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, मतलब मैं जैसे ही इनके कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा और क्या चेक करूंगा, इनकी स्टेबिलिटी चेक करूंगा। ठीक है, तो देखो माइनस आई इफेक्ट है, लगने वाला है, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो फ्लोरीन भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा और NO2 भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। और ऑक्सीजन तो चाहता ही है कि मेरे से नेगेटिव चार्ज का सिरदर्द खत्म हो, मेरे ले जाए कोई इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन बोल रहा है आह मैं बैठी हूँ तेरे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। यही हाल NO2 भी यही है कि मैं बैठा हूँ तेरे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। लेकिन NO2 की पावर जो है वो F की पावर से ज़्यादा है एज पर इंडक्टिव इफेक्ट सीरीज। तो दोनों ही माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे, लेकिन यूँ कहूँ कि जिसका माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका कंजुगेट बेस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अगर मैं इसको स्ट्रक्चर A बोल रहा हूँ, इसको स्ट्रक्चर B बोल रहा हूँ, तो B वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा A से, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कि जितना ज़्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल उसका रिस्पेक्टिव एसिड उतना स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। अब मान लीजिए ठीक है, 3 मेंबर मेरे पास हैं, ये A है बेटा, ये B है बेटा और ये मान लेना C है, और हमसे कहता है कि इनको एसिडिक स्ट्रेंथ में जज करने की सोचो। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले सभी का कंजुगेट बेस बनाओ। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है DNP रूल। सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले आप लोग डिस्टेंस देखते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप देखते हैं और लास्ट में अपन लोग पावर देखते हैं। क्या बोला, सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस देखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप देखते हैं और उसके बाद अपन लोग पावर देखते हैं। ठीक है, अब आप बताइए कि सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस किसके पास है। तो देखो यार A और B जो हैं वो O के एकदम क्लोजेस्ट खड़े हैं, जबकि आप देख सकते हो कि अगर मैं C की बात करूं तो ये बहुत दूर है। तो सबसे पहले डिस्टेंस चेक करोगे, इसका मतलब C की पावर तो आपको पता है ज़्यादा है, मतलब NO2 की पावर फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बोला मैंने, फ्लोरीन की पावर NO2 की जो पावर है वो फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पावर आप बाद में देखते हो, पहले आप डिस्टेंस देखते हो, इसलिए C को मुझे बिना कुछ सोचे समझे मुझे पीछे लिखना चाहिए। C तो भैया वीक एसिड में आएगा। अरे यही वाली बात है ना कि अगर आप दूर खड़े रहोगे तो आपके असर होना या ना होना बराबर है। ठीक है, ये बुला तो रहा है, लेकिन आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस फिनोमेना इफेक्ट होता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना उसका असर घट जाएगा। ठीक है, इसलिए C घटा दीजिएगा पीछे। अब बात आती है A और B में। A और B में दोनों में डिस्टेंस तो फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है, इसमें कोई बात नहीं है। अब आती है नंबर ऑफ ग्रुप में। अब आप बोलोगे सर फ्लोरीन तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन बेटा यहाँ पे फ्लोरीन सिर्फ एक है, जबकि आप क्लोरीन को देख सकते हो बेटा 2-2 क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है जबकि वहाँ पे 2-2 क्लोरीन है। तो ओवरऑल ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, आपका A वाला होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए आंसर आ जाएगा A, उसके बाद आंसर आएगा B एंड लास्ट में आंसर आएगा C। देखिए, ना तो मैं आपको pK वैल्यू रटवा रहा हूँ, ना तो मैं आपको एकदम कह रहा हूँ कि पूरी बातों को याद करिए, बस सिंपल से एक फंडे को यूज़ करिए और आंसर लाइए।
किन बच्चों में मन में सवाल है कि भाई फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सब बात की बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हो गई। आपको जो फैक्टर देखने हैं वो डीएनपी का ख्याल रखना है, इसके ख्याल से ही आप जीत पाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ को, अदरवाइज एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस आप ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर कट है, मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मैं यही चीज़ उल्टा देख लूँ, ऐसे देख लूँ कि एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास कुछ ऐसा है, कितने कार्बन हो गए यार, चल, और एक मेरे पास यार कुछ ऐसा है, मुझसे बोल रहा है कि इनको इनके एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज कर लो। कुछ नहीं करूँगा, फिर वही पुराने कंसेप्ट, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करूँगा, सब पे खड़ाखड़ नेगेटिव लगाओ और अब देखो कि किस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल है। आपको पता है कि ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप नेचर में प्लस आई इफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, आप जानते हो कि ऑक्सीजन तो चाह रहा है कि मेरा नेगेटिव चार्ज कोई ले जाए और मैं न्यूट्रल बन जाऊं, लेकिन मिथाइल ग्रुप अपने डोनेटिंग नेचर की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, अब आप सोचिए कि तीन तीन मिथाइल ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए रहे हैं। अब अगर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगी तो कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होने लगेगा, तो ये अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस की निशानी है, जबकि ये जो है आपकी स्टेबल कॉन्जुगेट बेस की निशानी है, क्योंकि यहाँ पे एस कंपेरिजन टू दिस, कंपेरिजन वर्ड है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है, तो इसका असर कम पड़ेगा, तो इन तीनों कंपेयर में ये थोड़ा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। तो यूँ कहूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है ना, कह सकता हूँ ना, एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। अब फाइनली आपका आंसर आ चुका है, सबसे ज़्यादा एसिडिक सी, देन बी एंड देन ए हो जाएगा। ओके, तो ये फैक्टर था, इस फैक्टर को बोलते हैं अपन लोग इंडक्टिव इफेक्ट फैक्टर। ठीक है, क्लियर कट, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट फैक्टर आता है, ये 4th फैक्टर था, अब आते हैं 5th फैक्टर पे। इस 5th फैक्टर को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट फैक्टर। ठीक है, ये कैसे काम करता है? तो नॉर्मली आपको पता है कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यार, मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक मेरे पास फिनॉल है। फिनॉल ये सिंपल सा अल्कोहल ले लिया, मुझसे बोलता है कि यार इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है, इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि मैं इसके कॉन्जुगेट बेस को लूज़ कराऊंगा और लूज़ कराने के बाद क्या देखूंगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखूंगा। ये इसका कॉन्जुगेट बेस और ये इसका कॉन्जुगेट बेस। आपको पता है कि इस कॉन्जुगेट में रेजोनेंस नहीं हो रही है, नो रेजोनेंस, जबकि यहाँ वाले पे आप रेजोनेंस देख पा रहे हो। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? ठीक है, तो रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल है। भाई कुछ नेगेटिव चार्ज ये वाला ऑक्सीजन रख रहा है, थोड़ी देर के लिए इस ऑक्सीजन वाले को X बोल देते हैं, इसको Y बोल देते हैं, ऑल्दो दोनों सेम है, बट ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हो क्या हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कभी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी X पे है, कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Y पे है, तो ओवरऑल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है, घट जा रही है। और अगर कॉन्जुगेट बेस जिसका स्टेबल होगा तो उसका रिस्पेक्टिव एसिड भी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड माना जाएगा। हेंस कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, क्लियर कट है। अब पूछोगे ऑलवेज, तो नहीं ऑलवेज नहीं, अभी कुछ केसेस लेते हैं उसमें डिस्कस करेंगे। अभी पहले आप ये लिखो
कि एक के पास रेजोनेंस है और एक के पास रेजोनेंस नहीं है, तो जिसके पास रेजोनेंस होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेरिजन टू नॉन रेजोनेंस वाले के। ठीक है, आइए अगले फैक्टर पे आते हैं, रेजोनेंस के अंदर ही चलते हैं। इसको आप कह सकते हो रेजोनेंस का 5.0, अगला आएगा 5 के अंदर ही 5.1, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस फैक्टर, इक्विवेलेंट रेजोनेंस फैक्टर। अब तेरी यार ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस फैक्टर कैसे काम करती है, तो आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मुझसे किसी ने पूछा कि एक जनरल सा एसिड है, ठीक है, मैं इसको कुछ कहो तो नाम दे दूँ, कहो तो ठीक है, चलता रहेगा, ठीक है। मुझसे बोल रहा है कि इन दोनों में तो रेजोनेंस हो ही रहा है, अब बता दो कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो आओ देखते हैं, पहले इन दोनों के H+ आयन को लूज़ करा लें, फिर आगे की कहानी सोचेंगे, है ना। इसके H+ आयन को लूज़ कराया कुछ ऐसा, और इसके H+ आयन को लूज़ कराया तो कुछ ऐसा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंसी क्या होती है। तो देखो जब आप इसका रेजोनेंस कराओगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मैं ठीक है, जबकि इसका जब आप रेजोनेंस कराओगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा। ठीक है, ये रेजोनेंस की कंसेप्ट के थ्रू बात कर रहा हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो कि किसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, किसको नॉन इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो देखो पहले ऑक्सीजन किस पे था, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज था, नेगेटिव। अभी भी ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है आफ्टर रेजोनेंस या उसके दूसरे स्ट्रक्चर बनाते टाइम, तो नेगेटिव। जबकि आप यहाँ देख सकते हो कि पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया है, कार्बन पे आ गया है ना। तो वो इक्विवेलेंट से कहाँ पहुँच गया है, नॉन इक्विवेलेंट को पहुँच गया है। क्या बोला मैंने, पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था और अब वो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो वो इसकी इक्विवेलेंसी खत्म हो चुकी है, वो इक्विवेलेंट नहीं रहा, वो नॉन इक्विवेलेंट रहा। नॉन इक्विवेलेंट का मतलब नेगेटिव चार्ज क्या है, अलग अलग जगह डीलोकलाइज कर रहा है, अलग अलग एटम्स के अलग अलग नेचर पे डीलोकलाइज कर रहा है। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे चूंकि इक्विवेलेंसी रेजोनेंस है, इसलिए याद रखना एक इक्विवेलेंट रेजोनेंस एक नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होता है। कहीं लिख पाऊंगा तो लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट रेजोनेंस is more stable than non-equivalent resonance. Stable. ठीक है, आपके मन में एक सवाल हो सकता है, हो सकता है कि सर इसके तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं, इसके 2 RS बन रहे हैं, और सर इसके जो है सर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो हमने तो पढ़ा है ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखा जाता, यहाँ पे इक्विवेलेंसी देखी जाती है। ज़्यादा और कम तब आप देखोगे जब आप नॉन इक्विवेलेंसी देखोगे, सॉरी ठीक है, तो मैं बोल रहा था ज़्यादा और कम तब देखोगे जब आप नॉन इक्विवेलेंसी देखोगे। जब आप इक्विवेलेंस पे रहोगे तो आपको मेन याद रखना है, इक्विवेलेंस वाले RS ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेरिजन टू नॉन इक्विवेलेंट वाले, भले ही नॉन इक्विवेलेंट वाले के उससे ज़्यादा RS क्यों ना ही बन रहे हों। जैसे यहाँ पे 2 बन रहे हैं और यहाँ पे 5 बन रहे हैं, आपको दिख रहा है 5 बन भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 का कोई रोल नहीं है, पहले रोल आता है इक्विवेलेंसी का। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आइए। ठीक है, अब देखिए एक आध बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ओके, इक्विवेलेंसी और नॉन इक्विवेलेंसी के बेसिस पे। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन रखा है, मैं दे रहा हूँ एक, ये आपका बेंजोइक एसिड है, नंबर 1 ले लेते हैं इसको। दूसरा आपका एसिटिक एसिड है, एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ, नंबर 2 है। तीसरा आपका बेटा फॉर्मिक एसिड है, ये नंबर 3 है। चौथा आपका सल्फोनिक एसिड है, ये नंबर 4 है। ठीक है, बेंजोइक में है। और तीसरा आपका एलिफेटिक का सल्फोनिक एसिड है, ये नंबर 5 ले लो।
नेक्स्ट आपका नंबर 6 लेट सपोज करो आप फिनॉल ले लो। नंबर 7 आप लेट सपोज करो, एक सेकेंड यार, नंबर 7 में आप सिर्फ और सिर्फ OH ले लो, ठीक है। और नंबर 8 में लेट सपोज करो आप CH3OH ले लो। नंबर 9 में आप लेट सपोज करो पानी ले लो, या पानी की जगह ये ले लो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 10 में आप पानी ले लो, ये नंबर 9 कर लेते हैं बेटा, ये नंबर 10 कर लेते हैं बेटा। और लेट सपोज करो नंबर 11 में आप अमोनिया ले लो। इन सभी को हमको एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ में हमको अरेंज करना है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में ट्राई करना है हमने। तो इसको पहले बताने से पहले एक बात और बता दें, इस क्वेश्चन को कराने से पहले, कि ये कह सकते हो 5.2 है, फिर आप उस क्वेश्चन को समझ पाओगे। ये कहता है कि इफ़ इक्वेलेंसी सेम है, इक्वेलेंट है, इफ़ इक्वेलेंसी इज सेम देन आप देखो मोर RS will be more stable conjugate base, will be more stable conjugate base। जैसे कहने का क्या सेंस है यार, मैं एक ले लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड को और एक ले लेता हूँ सल्फोनिक एसिड को, ठीक है। अब दोनों ही इक्विवेलेंस रेजोनेंस दिखाने वाले हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसको A ले लेता हूँ, इसको B ले लेता हूँ, ठीक है। तो यार इसका जो इक्विवेलेंसी बनेगी वो कुछ यूं बनेगी क्या, जबकि इसके अंदर जो इक्विवेलेंसी आएगी लूज़ करने के बाद वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी। ये यहाँ से होते हुए यहाँ भी जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, मतलब कह सकते हो इसके 3 RS बन सकते हैं और इसके 2 RS बन सकते हैं। तो अब मैंने क्या कहा कि अगर इक्विवेलेंसी है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, देन उस केस में आप क्या देखोगे, मोर RS देखोगे। तो इसके RS ज़्यादा हैं, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा इससे, ठीक है। तो अल्टीमेटली याद रखने वाली बात वैसे भी है कि सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में सल्फोनिक एसिड आर मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसका फ़ायदा पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें करते हैं, आइए, ठीक है। आपसे बोलेगा कि ज़्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है। तो देखो यार शुरू करते हैं, शायद बहुत ज़्यादा मैसी हो जाए यहीं पे। अब सबसे पहले तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की ये 3 वाले 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 और 5 सल्फोनिक एसिड हैं और ये वाले अल्कोहल हैं। ये बात तो अभी बताई गई आपको कि सल्फोनिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। मतलब 4 and 5, ये 4 वाला और ये 5 वाला आर मोर एसिडिक देन 1 2 3 और इवन एवरी वन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है 8th में, 9th में भी नहीं हो रहा है, 10th में भी नहीं हो रहा है, 11th में भी नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो देखो 4 और 5 में से कोई होगा। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेजोनेंस बेंजीन रिंग से थ्रू मिल रहा है और यहाँ बेंजीन के अलावा सिर्फ यहाँ पे सल्फोनेट आयन से मिल रहा है, यहाँ बेंजीन प्लस सल्फोनेट से मिल रहा है। तो ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाना चाहिए, तो 4 विल बी मोर एसिडिक होना चाहिए यार। मैं यही कर दूँ, चलो पीछे कर देता हूँ यार, 4 विल बी मोर एसिडिक देन 5 पहले तो, ठीक है। अब बात आती है 3 2 1 की, ठीक है, क्योंकि और कुछ तो नहीं देखना। हाँ, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है, फॉर्मिक एसिड चीटी के अंदर पाया जाता है, ये एसिटिक एसिड सिरका, और ये आपका बेंजोइक एसिड। तो ये याद रखिएगा कि फॉर्मिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड से। ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं बोल रहा हूँ, ये असल में पीके वैल्यू का डाटा बोलता है, ठीक है। जो फॉर्मिक एसिड का जो पीके होता है वो 3.7 होता है, ठीक है। और जो बेंजोइक एसिड का पीके होता है वो 4.0 होता है, ठीक है। अपनी मर्जी के डाटा नहीं थे, ये मैंने पीके को देख के स्टडी करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा आप देखो, अब आप देखो कि इसका 3.7 है और इसका 4.0 है,
तो ज़्यादा pK होगा तो वीक एसिडिक होगा। तो अल्टीमेटली फॉर्मिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। इसको मैं पीछे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यार थोड़ा कहीं ना कहीं तो मिथाइल ग्रुप है, इसलिए डोनेटिंग कैपेसिटी रखेगा। तो आप सोचो कि 3, 1, 2 में अगर मुझसे कोई बोले तो 3 को मैं आगे करूँ, उसके बाद मैं 1 को आगे करूँगा और उसके बाद मैं 2 को आगे करूँगा। तो बेटा 4, 5 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 2, 3 के बाद क्या आया 1, सॉरी आई एम सॉरी 1, और अभी मैंने बोला भी था 1 के बाद 2। ठीक है, अब बवाल उठता है कि 6, 7, 8, 9, 10, 11 में क्या करें। तो देखो 6 और कंपेयर करते हैं तो देखो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है रेजोनेंस हो रहा है, इसके अलावा कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो 6 तो होगा ही होगा, तो 6 को आगे लगा देंगे। सवाल उठता है कि सर 7, 8 और 9 में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। देखो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, आएगा ना। अब आप यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि यहाँ पे सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। पीछे अभी डिस्कशन किया था कि 3 मिथाइल ग्रुप इसको बर्बाद कर रहे होंगे क्योंकि इसको नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं कंपेयर करता हूँ 8 और 9 में, तो 8 विल बी मोर एसिडिक देन 9, नो डाउट। ठीक है ना, क्लियर कट है बात, पक्का वाला। सवाल ये है कि 7, 8, 9 में किसको देखा जाए। तो देखो 8 विल बी मोर एसिडिक देन 7। द रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे साइक्लिक रिंग आ रही है और साइक्लिक रिंग ज़्यादा तरफ से प्लस आई इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, इसलिए होना चाहिए 6, उसके बाद आए 8, उसके बाद आए 7 और उसके बाद आए 9। तो मैं लिख देता हूँ, इसके बाद क्या आए 6 के बाद क्या बोला मैंने 8, ठीक है, और 9। अच्छा, इधर ये देखो यार, वाटर को क्यों भूल रहा हूँ, वाटर को क्यों भूल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से भी 10% लूज़ हो रहा है। तो देखो वाटर से और ज़्यादा रोल हो रहा है। तो 6 के बाद स्लाइटली सा भी देखा था, मिथेनॉल ज़्यादा एसिडिक होता है वाटर से। 6 के बाद 8, और 8 के बाद आना चाहिए 10th के बाद आना चाहिए 7th। ठीक है, 8, 6 के बाद आप 8 के बाद 10th और 10th के बाद 7, और लास्ट एक बचता है 11 नंबर। 9 बचा है क्या, हाँ 9 और 11। अब ये आप लॉजिक सोचो, 9 और 11 में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो 9 हुई होगा, इसलिए 9 और फिर आएगा 11। तो अल्टीमेटली आप ये देख पा रहे हो कि इतने सारे क्वेश्चंस हमने एक साथ कर लिए एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो प्लीज़ सपोर्ट करना, ओके। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना, ओके। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आओ, एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। सी है वो यार, ठीक है, और यहाँ आपका NH है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि मान लेते हैं ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा C है और ये मेरा D है, और हमसे बोल रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करो। ठीक है, पहले तो एक बात याद रखना कि किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज चोर के घर में चोरी के बराबर है। क्या बोला, किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज चोर के घर में चोरी के बराबर है। आप देख सकते हो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है यार, बहुत अच्छी बात नहीं है, और बुरी बात है यूँ कहूँ कि इस बॉन्ड को तुरंत तोड़ना चाहेगा ये, तो ये तुरंत अपना H+ आयन लूज़ करना चाहेगा और अपने आप को तुरंत न्यूट्रल करना चाहेगा। यही हाल नाइट्रोजन के साथ भी है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन में तो ज़्यादा बुरी बात है। रीज़न बिहाइंड क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बेटा क्या आ जाएगा A, उसके बाद क्या आएगा B। ठीक है, अब बात आती है C और D में। तो ये तो ऑन CN60 कंसेप्ट सीखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट, कि यहाँ पे ऑक्सीजन का sp3 है और ये नाइट्रोजन का sp3 है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का होगा एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन के,
तो ये सारी चीज़ें हमने एसिटिक स्ट्रेंथ के टर्म्स में कंपेयर करना सीखी और देखा कौन ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओके, बढ़ते हैं आगे, अगले टॉपिक, अगले उस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा जो जेई में आया हुआ है उसको दिखा देता हूँ, बन जाए बस ये क्वेश्चन। ये इन्होंने कैसे दे रखा है, ये इन्होंने इस पे नंबर 112 यहाँ पे NO2 लगा रखा है, ये NO2 लगा रखा है, यहाँ पे OH लगा रखा है। ऊपर इधर वाले में जो है ये अपोजिट में यहाँ पे इन्होंने COH लगा रखा है, ठीक है, और इधर अपोजिट में OH लगा रखा है। अब आपसे बोला है कि यार मेरे पास 2 मोल ऑफ NaNH2 है, अब आप मुझे बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो इनडायरेक्टली मैं ऐसे तो नहीं समझा रहा, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। भाई थोड़ी देर के लिए ये HA मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं और ये D मान लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास फिलहाल 2 मोल है, आपको तो 2 मोल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन 4 एसिड है, तो वो 2 एसिड जो सबसे ज़्यादा एसिडिक हों उसको उठाओ। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो आपको पता है कि बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए एक यहाँ से जाने वाला है, ठीक है, एक यहाँ से जाने वाला है। ओके, अब दूसरी बात आती है कि C से जाए या B और D से जाए। तो देखो ये कार्बन का Sp है और ये ऑक्सीजन का Sp2 है। तो अभी हमने बात की थी ऑक्सीजन का Sp2 ज़्यादा एसिडिक होते हैं कार्बन के Sp से। ये ऑक्सीजन का Sp2 है विथ रेजोनेंस है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, विथ इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो आप बताओ कहाँ से H+ आयन लूज होगा। तो एकदम सही सोच रहे हो, एक H+ आयन यहाँ से लूज होने की गारंटी है। अब दूसरी बात, B से लूज कराएं या D से लूज कराएं। तो देखो यार अभी आपने मेरे पीछे से पढ़ा था मेरे साथ कि NO2 क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, और ये जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये एसिटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, एक A से जाना चाहिए और एक D से जाना चाहिए, जबकि B और C से नहीं जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो पूरा लिखना तो नहीं चाहता था, चलो कोई बात नहीं, लिख लेता हूँ। छोटू से बना रहा हूँ ये। तो यार अल्टीमेटली बस मेरा कहने का सेंस है कि किन 2 एसिड्स के आसपास की बैंड बजेगी, मतलब ये बेस किसको लेके जाएगा, तो एक इसको लेके जाएगा और एक भाई साहब इसको लेके जाएगा डी वाले को। ये वैसे के वैसे पड़े रहेंगे बी और सी। अगर ये 4 मोल बोला होता तो सबका बैंड बजाते, फिर वो एसिटिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करता। 3 मोल बोला होता तो ए डी और बी को लेके जाते, सी अभी भी बैठा रहता। तो ये तो आपका कंसेप्ट है, आपको क्वेश्चंस करना है, उसमें आप बेसिस पे देखना है, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। अगला फैक्टर आएगा, इसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी फैक्टर। इस फैक्टर में भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को जज करना है और बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा, ठीक है। आइए मान लीजिएगा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको ऐसा, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको हटाई दीजिए, आप इसको हटाई दो,
ख़त्म करो बात को, आप सिर्फ इसमें बताओ कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, क्या करोगे, H+ आयन को लूज़ कराओ। आपको अच्छी तरह पता है कि एक एरोमेटिक और एक एंटी और एक नॉन में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसके H+ आयन को बेटा जब आप लूज़ कराओगे तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और जब इसके H+ आयन को लूज़ कराओगे तो उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। अब देखो, आपको एरोमेटिसिटी पता है, तो बेटा ये आपका एरोमेटिक हो गया, ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ज़्यादा स्टेबल कौन, किसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल, तो आंसर इज एरोमेटिक का। और जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल, उसका रिस्पेक्टिव एसिड उतना स्ट्रॉन्गर एसिड। तो फाइनली धार से आंसर आ गया, HA इज़ मोर एसिडिक देन HB। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। ये सारी बातें अपन लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म्स में कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए, अगला आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को लेके कि मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, इसको ऐसे लिखूं क्या, ये A ले लेता हूं। ठीक है, ये लेट सपोज करना इधर ये मैं इसको B ले लेता हूं। और इसको मैं C ले लेता हूं। और मैं आपसे बोलता हूं कि इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करिए, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करिए। तो क्या करोगे, इसका H+ आयन लूज़ कराओ, इसका H+ आयन लूज़ कराओ, इसका H+ आयन लूज़ कराओ। अब देखो, आपने मुझसे पढ़ा है क्रॉस कॉन्जुगेशन नाम का कंसेप्ट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। आप एक बात देख पा रहे हो, दोनों तीनों नेगेटिव में सभी को क्रॉस कॉन्जुगेशन मिलने की चांसेस हैं, नो डाउट, है ना। मतलब इसके पास ये यहाँ पे प्रेजेंस करने जा सकता है या यहाँ पे भी जा सकता है, इसमें भी ये यहाँ पे भी जा सकता है और ये यहाँ पे भी जा सकता है, इसके साथ भी ये यहाँ पे भी जा सकता है और एक ये यहाँ पे भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप लॉजिक सोचो कि जब मैं कंपैरिजन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अगर मैं C को देखता हूँ तो बेटा जैसे ही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये बैक बॉन्डिंग करने लग जाएगा। मतलब इस वाले नेगेटिव चार्ज के पास जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। खुद सोचो कि एक चांसेस यहाँ से हैं, लेकिन इसके बगल में लोन पर बैठा है, वो बोला नहीं मैं जाऊँगा अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, है कि नहीं। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो बोल रहा है मैं जाऊँगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, मैं उसको बैक बॉन्डिंग के थ्रू उसको स्टेबलाइज करूँगा, उस पॉजिटिव से खाऊंगा, मुझे ज़रूरत है। तो ओवरऑल इसके पास जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए जो C है ना वो आपका लीस्ट एसिडिक में आ जाएगा। जबकि अगर मैं इनमें कंपेयर करूं तो यहाँ पे इतना है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है और यहाँ मिथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। तो आप बताओ कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, कम होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो होने ये वाला है कि ये जो है आपका एसिडिक जो होगा कम हो जाएगा, जबकि ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसलिए इसका ट्रेंड ऑफ आंसर कुछ ऐसा होगा। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक बार इधर देख लो बी वाले में फिर से भाई, कि बी वाले मैंने कहा कि मिथाइल ग्रुप चूँकि होने की वजह से ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने लगेगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घटेगा और नेगेटिव चार्ज उतना आना कम पसंद करेगा। ठीक है ना। तो ओवरऑल आप ये देख पा रहे हो कि ए ज़्यादा एसिडिक है देन बी एंड देन लास्ट में क्या आ रहा है, सी। ठीक है, क्लियर कट है। तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ पे के बिहाफ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, फलाना एंड सो ऑन। ठीक है, आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं एरोमेटिक स्पीशीज़ में, जैसे फिनॉल हो गया, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो क्या होगा एंड सो ऑन। ठीक है, हेडिंग डालिएगा एसिडिक स्ट्रेंथ इन फिनॉल्स।
ठीक है। आइए कंपैरिजन है। मैंने क्या किया, लेट सपोज करो, पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ फिर लेवल बढ़ाऊंगा। चलो लगा लिया तो लगा लिया। ये स्ट्रक्चर ए है, ये मेरा स्ट्रक्चर बी है और ये मेरा स्ट्रक्चर सी है। मुझसे बोल रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करो। आपको पता है कि यार यहाँ पे जो है माइनस आर इफेक्ट काम कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, जबकि यहाँ वाले पे बेटा माइनस आई काम कर रहा है और प्लस आर काम कर रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं काम कर रहा है। याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के और माइनस आर के, इन्वर्सली होती है प्लस आई के और प्लस आर के, और क्वेश्चन खत्म। खत्म कि नहीं खत्म? आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि NO2 जो है वो माइनस आर से भी खींच रहा है और माइनस आई से भी खींच रहा है, तो ओवरऑल इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज अगर स्टेबलाइज हो रहा है तो ज़्यादा एसिडिक कौन होता रहा बेटा? ए। बी क्या है, होने से अच्छा है कि ना हो। रीजन बिहाइंड कि देखो यार बी में क्या है, आप देख पा रहे हो ये प्लस आर से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जबकि ये बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए। भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो देंगे ही देंगे, OCH3 ऐसा बोलता है। तो इससे अच्छा है, होने से अच्छा है कि ना हो, और फिर मजबूरी वाली कहानी आ जाती है ACB में, ठीक है। इसलिए ये एग्जाम्पल दिया मैंने। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है यार। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लेते हैं वो। ये शायद आपको यहाँ ना दिख रहा हो, यहाँ दिख जाएगा। अब आपसे क्या बोल रहा है? अब आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ के जजमेंट की बात कर रहा है। मान लेते हैं पहले स्ट्रक्चर ये ए है, ये आपका स्ट्रक्चर बी है, ये स्ट्रक्चर सी है। सबको पता है कि पैरा पोजीशन पे एक तो माइनस आई काम करेगा और एक माइनस आर काम करेगा, नो डाउट। लेकिन मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक तो माइनस आई काम कर ही रहा है, माइनस आर भी काम कर रहा है, बट चूंकि यहाँ पे एक बॉन्डिंग है, इसको हम और आप बहुत मोहब्बत से जानते हैं और इस बॉन्डिंग को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। पहले तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि ए, सी और बी में देखो, बी में सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लग रहा है तो वो पीछे हटा दो, जबकि ए और सी में दोनों लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है और माइनस आर भी लग रहा है, राइट है। अब आप क्या सोच रहे हो कि ए को ज़्यादा दें या सी को ज़्यादा दें? तो देखो यार, रेजोनेंस इफेक्ट तो डिस्टेंस फिनोमेना होता नहीं, रेजोनेंस बस लगता है। मैं कहूँगा कि NO2 में ऑर्थो पे और पैरा में ज़्यादा लग रहा है तो ऐसा गलत कहना है। तो आप यूँ कहोगे कि NO2 में रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, माइनस आर लग रहा है, वो इसमें भी लग रहा है, ए वाले में भी लग रहा है और सी में भी लग रहा है। मेन ए के साथ क्या है? ए के साथ इंडक्टिव इफेक्ट फिनोमेना है। ए बोल रहा है कि मैं यहाँ पे जो हूँ इंडक्टिव इफेक्ट उतना अच्छा नहीं दिखाऊंगा, जबकि सी बोल रहा है मैं उतना अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट दिखा लूँगा क्योंकि डिस्टेंस फिनोमेना इफेक्ट होता है। लेकिन एक सी के साथ एक ड्रॉबैक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ड्रॉबैक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने उसको रोक रखा है, उसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया जा सकता। बॉन्ड नहीं ब्रेक कर सकते अगर आप, तो उसके H+ आयन को लूज कराना मुश्किल होगा। अल्टीमेटली मेरा कहने का सेंस इतना है कि जो सी वाला है, चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो होल्ड किया हुआ है, उसका असर तो होगा, लेकिन अगर मैं देखूं कि यहाँ वाला फ्री H+ है और यहाँ वाला बाइंडेड फॉर्म में है। अब एक खुद लॉजिक सोचो, एक फ्री H+ को लूज कराना ज़्यादा आसान है या बाइंडेड वाले को? तो
तो मन में आंसर आ चुका होगा कि यार फ्री वाले को ज़्यादा लूज़ कराना ज़्यादा आसान है। तो अल्टीमेटली इसलिए जो बेटा आपका ए जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद सी आएगा और उसके बाद बी आएगा। बच्चे के मन में सवाल कभी कभी मुझसे पूछते हैं, सर बी और सी में ज़्यादा सी क्यों आ गया, सी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अरे बाबा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका मतलब क्या वो चिपक के पकड़ ही लेगा, उसका माइनस आई और माइनस आर काम ही ना करे? ऐसा नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बस इतना हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ए और सी में जहाँ पे आंसर होना चाहिए था सी को, क्योंकि सी का माइनस आई इफेक्ट तगड़ा है ए से, बट फिर भी ए को हम ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ए और सी में तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बी को चिपका दो आगे। तो इसलिए याद रखना स्टार टाइप क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए याद रखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। उस तरह अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, वो भी स्टार टाइप क्वेश्चन है, एकदम चॉकलेट क्वेश्चन है। अब आप सोचिएगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है और क्यों। तो अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ और इसको मैं डी बोल देता हूँ, सबका नेगेटिव चार्ज लगा दो, लगा दिए सब पे नेगेटिव चार्ज, 60-60-60, ठीक है। ये करते रहना। ओवरऑल आपको क्या देखना है, नेगेटिव चार्ज किस में ज़्यादा स्टेबल है। देखो अगर आपको आंसर आ चुका है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर देखिए मिथाइल ग्रुप यहाँ पे एक है, सर यहाँ पे 3-3 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 3-3 मिथाइल ग्रुप इसको ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए आंसर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ए बी सी डी हो जाए, तो आप गलत हो यार। मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को कि मिथाइल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिखाते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हो sp2 के बगल वाले कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये कल वाली बात बता रहा हूँ, लास्ट में रिकॉर्डिंग बताया था मैंने, बात बताई थी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ठीक है। इसलिए याद रखना ज़्यादा बर्बाद ए कर रहा है, तो आंसर इज डी सी बी ए होगा, ना कि ए बी सी डी होगा इसका आंसर, ठीक है। इसलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ओके। ट्राई करिएगा इन सब क्वेश्चंस को। अभी हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और एक इफेक्ट समझते हैं, इसको बोलते हैं सर इफेक्ट। नाम फुल फॉर्म है इसका स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, या इसको बुक्स ऑर्थो इफेक्ट भी बुलाती हैं, इसको बुक ऑर्थो इफेक्ट भी बुलाती हैं, ठीक है। स्टेरिक मतलब क्या हो गया, क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग। इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट, ऑफ रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस में स्टेरिक की वजह से रुकावट आना। क्या बोला, रेजोनेंस में स्टेरिक रीजन्स की वजह से रुकावट आना, इसको बोलते हैं SIR इफेक्ट। अभी कैसे काम करता है, तो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे जब भी कभी भी बल्की ग्रुप लगता है, कौन लगता है, बल्की ग्रुप बहुत सारे ग्रुप बल्की हो सकते हैं, जैसे मोस्टली सारे ग्रुप, मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, आपका OCH3 हो गया, ये सारे हमारे बल्की ग्रुप्स हैं। NO2 तो है ही है बल्कि, और एग्जाम्पल ले लें, आई ले लें, मैं BR ले लूँ, सब फलाना, ये सारे हमारे बल्की ग्रुप्स हैं। असल में बल्की ग्रुप के लगने की वजह से यहाँ पे अगर मैं कोई ग्रुप लगा देता हूँ जो कि बल्की ग्रुप है, BG लिख दे रहा हूँ, बल्की ग्रुप अगर मैं लगा रहा हूँ, तो इस बल्की ग्रुप का इस मिथाइल COH ग्रुप के साथ जो है एक रिपल्जन होता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, इसके रिपल्जन की होने की वजह से ये जो बेंजोइक एसिड जो ऊपर बैठा है,
बेंजीन के ऊपर, वो अपने प्लेन छोड़ के आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। जैसे अगर मान लो ये इसका प्लेन है तो ये प्लेन से बाहर निकल जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। आउट ऑफ प्लेन जाने से ये होगा कि जो रेजोनेंस अभी तक रिंग के अंदर हुआ करता था अब वो रिंग में नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिंग के बाहर होगा। क्या बोला? बल्कि ग्रुप के लगने की वजह से ये जो COOH ग्रुप है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बेटा? आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। इस आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से अब जो इसके जो रेजोनेंस होंगे वो रिंग के सिर्फ और सिर्फ बाहर होंगे। मतलब ये होगा, यहाँ पे ग्रुप लगा देना, बल्कि ग्रुप BG लिख रहा हूँ, और इसका कुछ यूं होगा। ठीक है ना, BG लिख रहा हूँ। अल्टीमेटली कहने का बेटा सेंस बस इतना है कि आप देख रहे हो कि अभी तक जो रेजोनेंस बेंजीन रिंग के अंदर होती थी वो बेंजीन रिंग के बाहर होने लगेगी। इससे पता है क्या होगा? इससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्या बोला मैंने? इससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? SIR इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। ध्यान देना, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक बेंजोइक एसिड है और एक बेंजोइक एसिड पे ऑर्थो पोजीशन पे मान लो मैंने CH3 लगा दिया। अब इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए SIR भूल जाऊँ थोड़ी देर के लिए, मुझे नहीं मान लो नहीं पता है, और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो देखो यार यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो SIR में ये जो मिथाइल ग्रुप है, आपको ऐसा लगेगा सर ये तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और डोनेटिंग ग्रुप इसके काम को खराब करेगा, तो आप बोल दोगे सर A ज़्यादा एसिडिक है B से। लेकिन ये गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। असल में इसके ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और सर इफेक्ट बोलते हैं कि इसके आने की वजह से ये जो बेंजोइक एसिड है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और इसके आउट ऑफ प्लेन जाने से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसलिए याद रखिएगा B इज मोर एसिडिक देन A। या यूँ कहूँ कि ऑर्थो पोजीशन पे कभी भी कोई बल्कि ग्रुप होगा, वो बल्कि ग्रुप इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने में इसकी सहायता करेगा। ठीक है, क्लियर कट है। और इवन अगर मोर बल्कि ग्रुप तो मोर एसिडिक। अभी और दिखाता हूँ एग्जाम्पल। अगर मान लो सवाल कुछ ऐसा होता, चलिए सर मान लिया बल्कि है, चलिए आइए एक मान लो ये है, और एक मान लो ये है। अब ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो फिर वही बात, जितनी ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा SIR काम करेगा, उतना ज़्यादा वो आउट ऑफ प्लेन जाएगा, और उतना ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चा मेरे कि ये वाले जो है इन वालों से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, क्राउडिंग का असर पड़ता है। आई एम सॉरी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसी तर्ज पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बट एक बस एक्सेप्शनल केस याद रखना, अगर मैं इसको A बोलता हूं और इसको मैं B बोलता हूं, और मैं आपसे पूछता हूं कि ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो इस बार माना कि इसकी बल्किनेस ज़्यादा है, बट यहाँ पे एक्सटेंडेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस एक्सटेंडेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से A जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा B से। ठीक है, आई होप मेरी बातें आपको बाउंस नहीं कर रही होंगी, समझ में आ रही होंगी मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को थोड़ा लगाइए, आपका दिमाग स्ट्रांग होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को लेके कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, फलाना। एक और करिएगा,
ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे, इसलिए बी रेडी फॉर दीज ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि जब भी मैं बातें कर रहा हूँ तो मैं हमेशा इसी बात का ध्यान दे रहा हूँ कि कहाँ पे कॉन्जुगेट बेस कितना स्टेबल है। तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उसका रिस्पेक्टिव एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड की तरफ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस की बेटा कोई लिमिट नहीं है, इसलिए मैं कितने क्वेश्चंस करा दूं उतने क्वेश्चंस कम हैं, मैं कितने क्वेश्चन करा दूं उतने क्वेश्चन बेटा आपके साथ कम हैं। इसलिए कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखो, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में। अब देखो मैं एक क्वेश्चन ये दे के जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में अगर नॉलेज हो तो रिप्लाई ज़रूर देना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस माइंड में होते हैं यार लोगों के। चार मेंबर ले लेते हैं ए बी सी डी, इनको इनके एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, ठीक है। ठीक है, इतनी हिंट जरूर दूंगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो काम को ख़राब करेंगे, और जो विड्रॉइंग ग्रुप हैं वो फिर भी आपके काम में मदद करेंगे, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। इतना सीखने के बाद इतना कुछ ना कुछ तो सीखे होंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और मेरी PYQ सीरीज़ को ज़रूर अटेंड करिए। मैं बार बार बोलता हूँ सभी को कि मैं एक PYQ सीरीज़ चलाता हूँ अनअकैडमी की ऐप पे। रोज़ रात 9 बजे आपकी PYQ सीरीज़ चलती है, उसमें मैंने तगड़े से GOC के क्वेश्चंस बहुत सारे करा रखे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस सीरीज़ को ज्वाइन करो, आओ क्लास को एंजॉय करो, लाइव पोल को एंजॉय करो, अपने वहाँ से सीख के जाओ। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है यार कि तुम्हारा कितना सवाल गलत होगा, कितना सवाल सही होगा, इम्पॉर्टेंट है तुमने उस सवाल से सीखा क्या, ठीक है। मैं और अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे कराए हैं, मैंने और अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं, तो प्लीज़ उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, और लाइव की सीरीज़ को ऑलवेज़ क्लास में आने की कोशिश करिए। आई होप मेरी इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, आप सीखे होंगे, बहुत कुछ आज सीखे होंगे, ओके। बेसिक स्ट्रेंथ अब नेक्स्ट टर्न की सीरीज़ में डालूंगा, एक आध एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन और डाल दिया तो ठीक है, अदरवाइज बेसिक स्ट्रेंथ शुरू करूँगा, ठीक है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना पेशेंसली मुझे सुना, मेरी बातों को समझा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ यार इस कोड को मत भूलना, इस कोड को दिमाग पे सेट कर लो। इस कोड का है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड से आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और बहुत ही इकोनॉमिकल फीस में आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ बट फिर भी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फैकल्टी कब क्या पढ़ा रहा है, और आप रेगुलर बेसिस पे हमसे कनेक्ट रहोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू।